गुड मॉर्निंग, मैं सेल्फ ध्रुव झा। आज का टॉपिक है सबसे प्रारंभिक समाज। मानव इतिहास का पता उस समय से लगाया जा सकता है जब होमिनिड्स ने पृथ्वी पर शासन किया था। हम उन्हें आदिम मनुष्य कह सकते हैं जो दिखने और सामाजिक व्यवस्था दोनों के मामले में आधुनिक मनुष्य की तरह नहीं थे। वे मनुष्य नहीं थे, लेकिन कई महीनों में मनुष्य जैसे ही थे। वे कई हजार सालों तक धरती पर रहे। इस दौरान उन्होंने अपने पर्यावरण के साथ सहजता से रहना सीखा। होमो सपियंस मानव जाति को दिया गया वैज्ञानिक नाम है। इसका मतलब है सोचने वाला आदमी। जब होमिनिड या वानर जैसे प्राणी की शारीरिक बनावट में विकास की प्रक्रिया के माध्यम से एक वानर से आधुनिक मनुष्य में परिवर्तन आया, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह था कि पहले मनुष्य जैसे प्राणी की अपने पैरों पर संतुलन बनाने की क्षमता विकसित हुई। वह अब सीधा खड़ा हो सकता था और चल सकता था। उसके हाथ अब वे चीजें उठाने और फेंकने के लिए स्वतंत्र थे। अंगूठा भी विकसित हो गया था। अब वह अपनी अन्य उंगलियों के विपरीत दिशा में आगे बढ़ सकता था और यहां तक कि उनके करीब भी जा सकता था। इससे उसे होमिनिड्स या किसी अन्य प्राणी की तुलना में बेहतर वस्तुओं को बेहतर तरीके से संभालने का लाभ मिला। मस्तिष्क का आकार धीरे धीरे बढ़ता गया और मनुष्य ने अपने परिवेश को समझना और उसके अनुसार स्वयं को ढालना सीख लिया। सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से भी मनुष्य धीरे धीरे शिकारी संग्राहक से किसान चरवाहे के रूप में विकसित हुआ। इन सभी परिवर्तनों के कारण ही वह आज प्रौद्योगिकी प्रेमी व्यक्ति बन गए हैं। उतना ही नहीं, प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य का जीवन बहुत असुरक्षित और कठिन था। उन्होंने अभी तक अनाज और सब्जियां उगाना नहीं सीखा था और वे पानी, भोजन और आश्रय की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकते रहते थे। प्रारंभिक मनुष्य ने विभिन्न गतिविधियों के लिए पत्थरों का उपयोग करना सीखा क्योंकि वे आसानी से उपलब्ध थे। शुरुआत में उसने अपने शिकार को पत्थर फेंककर मारने की कोशिश की। बाद में उसने पाया कि तीखे धार वाले पत्थर लकड़ी और मांस को काटने में उपयोगी थे और गोल पत्थर चीजों को कुचलने और पीसने के लिए अच्छे थे। इस तरह उसने पत्थर से बने औजार और हथियार बनाना शुरू कर दिया। मानव इतिहास में इस युग को पाषाण युग के रूप में जाना जाता है। यह 10 लाख साल से भी पहले शुरू हुआ और पृथ्वी पर मनुष्य के अस्तित्व की सबसे लंबी अवधि को कवर करता है। पत्थरों और उनसे बने औजारों के उपयोग के आधार पर पाषाण युग को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है: पूरा पाषाण युग या पूरा और मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग। सबसे पहले पूरा पाषाण युग की बात करें। पैलियोलिथिक शब्द 2 ग्रीक शब्दों से लिया गया है। पैलियो जिसका अर्थ है पुराना और लिथोस जिसका अर्थ है पत्थर। इस चरण के शुरुआती साक्ष्य के स्रोत हमारे देश के कई हिस्सों में पाए गए गुफा चित्र और पत्थर के औजार हैं। पूरा पाषाण युग को पत्थर के औजारों की प्रकृति और जलवायु में परिवर्तन के आधार पर 3 चरणों में विभाजित किया गया है: निम्न पूरा पाषाण युग, मध्य पूरा पाषाण युग और उच्च पूरा पाषाण युग। सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण युग की बात करते हैं। इस काल में पृथ्वी के कई हिस्से बर्फ से ढके हुए थे और जलवायु बेहद ठंडी थी। बात रही निम्न पूरा पाषाण काल को हिमयुग या प्लेस्टोसिन काल के नाम से भी जाना जाता है। इस काल के सबसे आम पत्थर के औजार हाथ की कुल्हाड़ियां हैं। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से पेड़ों को काटने और जानवरों का शिकार करने के लिए किया जाता है। इन्हें चॉपर भी कहा जाता है। ये औजार भारत में पंजाब में सोन नदी की घाटी में, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के तट पर पाए गए हैं। इसी तरह के औजार पश्चिमी एशिया, यूरोप और अफ्रीका में भी पाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने उत्पादन के विभिन्न चरणों में विभिन्न प्रकार के पत्थर के औजारों की खोज की है। ऐसे स्थलों को कारखाना स्थल कहा जाता है।
निवास स्थल वे स्थान हैं जहां ये लोग एक विशेष अवधि के लिए रहते थे। कभी कभी जो है एक कारखाने के साथ एक निवास स्थल के रूप में भी काम कर सकती थी। इसे निवास सह कारखाना स्थल कहा जाता था। दूसरा होता है मध्य पुरापाषाण। इस युग के औजार पत्थर के टुकड़ों से बने विभिन्न प्रकार के खुरचने वाले, छेदने वाले औजार थे। ये औजार नुकीले थे। जलवायु लेकिन पहले जैसी कठोर नहीं थी। इसे हिमयुग का मध्य चरण कहा जा सकता है। ये औजार इलाहाबाद की बेलन घाटी और नर्मदा घाटी के तट पर भी पाए गए थे। उतना ही नहीं, पत्थर के औजार बनाने की जो तकनीकें थी, वो पत्थर के औजार बनाने में किसी भी अन्य शिल्प की तरह योजना और तकनीक दोनों शामिल है। सबसे पहले पुरापाषाण काल के मनुष्य ने अपने मन में आवश्यकता के अनुसार औजार की एक तस्वीर बनाई और फिर उसने पत्थर के टुकड़े को मनचाहा आकार देने के लिए तकनीक विकसित की। उन्होंने ज़्यादातर जो है सबसे पहले तो पत्थर पर पत्थर की तकनीक, इस तकनीक में वह एक हाथ पे पत्थर को मजबूती से पकड़ता था और दूसरे हाथ से वह दूसरा पत्थर पकड़ता था, जिसका इस्तेमाल हथौड़े के रूप में किया जा सकता था, ताकि पहले पत्थर पर चोट करके उसे मनचाहा औजार बनाया जा सके। दूसरा तरीका था दबाव फ्लकिंग तकनीक। इस तकनीक में स्टोन को, कोर स्टोन को एक ठोस सतह पर रखा जाता था और हैमर स्टोन को कोर स्टोन पर टिकी हड्डी पर रखा जाता था। कोर स्टोन से निकाले गए टुकड़े को फिर औजारों का आकार दिया जाता था। तीसरा था फ्लिंट नैपिंग। इस तकनीक के जरिए भाले बनाए जाते थे। आरंभिक मनुष्य खास तरीके से पत्थर से पत्थर पर वार करते थे, जिससे उसके टुकड़े निकल आते थे और भाले का शाफ्ट लकड़ी से बना होता था। भाले की नोक लकड़ी के एक छोटे से टुकड़ी से जुड़े होती थी, जिसे फोर शाफ्ट कहते हैं। फिर इसे लकड़ी के एक लंबे मुख्य शाफ्ट में फिट किया जाता था, जिससे पूरा उपकरण 2 टुकड़ों वाला बन जाता था। यह इसीलिए उपयोगी था क्योंकि जब नोक जानवर में फंस जाती है तो फोर शाफ्ट को गिरने दिया जाता है। अगर जानवर अपने शरीर में फोर शाफ्ट फंसाए हुए शिकारी से भागने में कामयाब हो जाता तो मुख्य शाफ्ट शिकारी के पास ही रह जाता था। अब बात करते हैं उच्च पुरापाषाण युग की। यह काल हिमयुग के अंतिम चरण के साथ मेल खाता है। जलवायु अभी तक गर्म नहीं हुई थी। इस काल के विशिष्ट उपकरण ब्लेड और बरिन है। ये उपकरण झारखंड के छोटा नागपुर पठार और कर्नाटक के सोरापुर दोआब में पाए गए हैं। बात अगर करें पुरापाषाण की संस्कृति की, तो पुरापाषाण काल के मनुष्य की जीवन शैली के बारे में हमारे विचार मुख्य रूप से पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। इनमें मनुष्य और जानवरों के कंकाल, अवशेष, आदिम मनुष्य द्वारा बनाई गई चीजें, चट्टानों और गुफाओं की दीवार पर उसकी चित्रकारी शामिल है। आदिम मानव के जीवन के बारे में हमारे कुछ विचारों की पुष्टि नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा और अंडमान द्वीप समूह में ओंगस और जारवा जनजाति समूहों के अवलोकन से की जा सकती है। अंडमान की सेंटिली जनजाति 2004 में सुनामी की जानलेवा लहरों से खुद को बचाने में कामयाब रही, क्योंकि उन्होंने समुद्र के प्रकोप का पता लगाने के लिए अपने पुराने तरीकों का इस्तेमाल किया। सेंटिनली अंडमान में उत्तरी सेंटिनल द्वीप के निवासी हैं। वे दुनिया के एकमात्र पुरापाषाण लोग हैं जो आज भी जीवित हैं और बाहरी दुनिया से अलग थलग हैं। उनका किसी अन्य समूह या समुदाय से कोई संपर्क नहीं है। उन्हें ओगे और जारावा जनजातियों की एक शाखा कहा जा सकता है। सेंटिनली बहुत शत्रुतापूर्ण है और कभी भी अपना द्वीप नहीं छोड़ते। इस प्रकार उनकी संस्कृति का अधिकांश हिस्सा रहस्य में डूबा है। पुरापाषाण काल का मनुष्य कृषि से अनभिज्ञ था। वह पत्थर के हथियारों का इस्तेमाल करके जंगली जीवन जीता था। जानवरों का शिकार करना, वह भोजन के लिए खाद्य पौधे और कंद इकट्ठा करता था। प्रतिकूल जलवायु से स्वयं को बचाने के लिए वह अपने शरीर को पेड़ों की पत्तियों, छालों या शिकार किए गए जानवरों की खालों से ढक लेता था। इस युग के लोगों को एक बड़ी सीमा का सामना करना पड़ा, चूंकि उन्हें औजारों और हथियारों के लिए पत्थरों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसीलिए उन्हें पहाड़ी इलाकों के पास बसना पड़ता था। वे पहाड़ी नदी घाटियों में बसना पसंद करते थे। भारत में विभिन्न स्थानों पर क्वार्टजाइट नामक कठोर चट्टान से बने टुकड़े पाए गए हैं। इसीलिए भारत में पुरापाषाण काल के लोगों को क्वार्टजाइट मानव के रूप में भी जाना जाता है। पुराने पाषाण युग का यह शिकारी संग्राहक मनुष्य भोजन और आश्रय की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था।
जब वह सभी मौसमी खाद्य पौधों और फलों को खा जाता था, तब जो है वह तब तक जो है अन्यंत्र जो है चला जाता था, जब तक कि अगले मौसम में पेड़ फलों से लदे ना हो। उतना ही नहीं, जिन जानवरों का वह शिकार करता था वे भी अलग अलग स्थानों पर चले जाते थे, इसीलिए वह जानवरों का पीछा करते हुए दूसरे निवास स्थान पर चला जाता था। जब पानी का निकटतम स्रोत सूख गया तो पूरा पाषाण काल के मनुष्य को भी पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ा। बात अगर करें समूह में रहने की, तो पूरा पाषाण काल के मनुष्य को समूह में रहने के लाभ का एहसास हुआ। इससे वह बड़े जानवरों का शिकार कर सकता था, भोजन बांट सकता था जो वैसे भी दुर्लभ था और आसानी से खराब हो जाता था। तो वह प्राकृतिक घटनाओं जैसे कि गड़गड़ाहट या बिजली की चमक को नहीं समझता था, उनसे डरता था। वह बाघ, शेर, चीते आदि जैसे खूंखार जानवरों से भी डरता था। समूह में रहने से उसे प्राकृतिक खतरों से सुरक्षा मिलती थी। ये समूह बड़े नहीं थे, समूह के सदस्य एक दूसरे का समर्थन करते थे और उनके सामूहिक प्रयासों से वे एक साथ रहते थे। समूह में किसी बाहरी व्यक्ति को आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। हालांकि समूह के भीतर कोई परिवार नहीं था, सभी समान थे और काम साझा करते थे। पूरा पाषाण काल के मनुष्य का जीवन खतरों से भरा था। उसका जीवन काल 20 से 25 साल से ज्यादा नहीं था। उस समय के रीति रिवाजों और मान्यताओं के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, चूँकि वे प्रकृति के प्रकोप से डरते थे, इसीलिए शायद वे उनकी पूजा करते थे। लेकिन सही जानकारी नहीं है। इन सवालों के जवाब में पुरातात्विक द्वारा आगे की खोजों और शोध और उत्खनन से ही मिलेंगे। बात रही प्रागैतिहासिक मानव की कला, तो इस युग के लोग जिन गुफाओं या शैलाश्रयों में रहते थे वहाँ कई शैल चित्र पाए गए हैं। इन चित्रों और उत्कीर्णनों में पशु, पक्षी, मानव आकृतियाँ, शिकार के दृश्य और जैविक डिजाइन प्रदर्शित हैं। उतना ही नहीं, इसमें एक पुरातात्विक धरोहर भीमबेटका का जो है उसमें भी समझ लीजिए कि इसमें करीब 233 शैलाश्रय हैं जहां पाषाण युग की शैल चित्रकारी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका इनमें सबसे बड़ा और शानदार है। घने जंगलों वाला यह इलाका आज भी कई तरह के पौधों और जानवरों का घर है। यह निश्चित रूप से उस समय लोगों के लिए अच्छा निवास स्थान रहा होगा, क्योंकि यहाँ गुफाएं थी, चट्टानों से बहने वाला पानी नदियों में बहता था और चट्टानें थी जिनका उपयोग औजार बनाने के लिए किया जा सकता था। यहाँ उनके खाने के लिए भरपूर भोजन था। अंदर से देखने पर ये गुफाएं किसी जो है आधुनिक कलाकृति की तरह लगती थी। इनमें से ज़्यादातर पेंटिंग 10,000 साल पुरानी है। इनमें सुअर, बाघ, हाथी, तेंदुआ, हिरन, चीते, मृग, मछली, मेढक, छिपकली, गिलहरी और पक्षी दिखाए गए हैं। कुछ में शिकारी के दृश्य हैं, जबकि कुछ में जानवर इंसानों का जो है पीछा कर रहे हैं। मनुष्यों को जो है माचिस की तिलियों की आकृति में भाले, धनुष्मान और गोफन लिए हुए दिखाया गया है। कुछ चित्रों में बच्चों को खेलते और कूदते दिखाया गया है। कुछ अनचित्रित दृश्यों में लोगों को पैरों से फल इकट्ठा करते हुए दिखाया गया है। बात रही आग की खोज की, तो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जैसे कुछ पुरापाषाण स्थलों पर राख के अवशेष मिलने से विश्वास उत्पन्न हुआ है कि आग का ज्ञान पुरापाषाण काल के मनुष्य को था। संभवतः मनुष्य ने सबसे पहले प्राकृतिक आग देखी होगी, जैसे पेड़ पर बिजली गिरना या जंगल में आग लगना, लेकिन उसे नहीं पता चला कि खुद आग कैसे जलाई जाए। इसीलिए उसने उस आग के एक हिस्से को सावधानी से संरक्षित किया होगा, समूह में बारी बारी से उसे लगातार जलाए रखने के लिए। इस बीच में उसे एहसास हुआ कि वह आग का इस्तेमाल कई कामों के लिए कर सकता है, जैसे ठंड के मौसम में खुद को गर्म रखना, अपनी अंधेरी गुफा को रोशन करना, जंगली जानवर को डराना आदि। तो धीरे धीरे उसने सीखा कि जानवरों का मांस आग पर गर्म करने से बेहतर स्वाद होता है। कालांतर में उसने पत्थर या लकड़ी के दो टुकड़ों को आपस में रगड़कर गलती से आग पैदा कर ली होगी। बात रही दक्कन में पुरापाषाण युग की, तो पुरापाषाण युग के अवशेष दक्कन में कई स्थानों पर पाए गए हैं, जैसे कि पुणे, नासिक महाराष्ट्र में चिरकी नेवासा, कर्नाटक में हुंसगी और आंध्र प्रदेश में कुर्नूल। तो खोजों से पता चलता है कि यह क्षेत्र हल्के जंगलों वाला था और आज की तुलना में वर्षा अधिक होती थी। नदी के किनारों के पास कई कारखाने भी पाए गए हैं। हाथी और जंगली बैल जैसे जानवरों की हड्डियों, होंस और दांतों के अवशेष पाए गए हैं, जिनसे पता चलता है कि उनका शिकार किया जाता था। कुल्हाड़ियों के लकड़ी के हैंडल समय के साथ खराब हो गए हैं, लेकिन कुछ हाथ कुल्हाड़ियों पर खांचे की उपस्थिति यह साबित करती है कि उन्होंने लकड़ी के हैंडल पर लगाया था।
उतना ही नहीं, देखिए हुंसगी, इसमें जो है हुंसगी और बैचबल वैली की बात करेंगे तो हुंसगी और बैचबल घाटियां कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में है। हुंसगी एक पाषाण युग की फैक्ट्री साइट थी जहां प्रागैतिहासिक मानव औजार बनाते थे। खोजों से पता चलता है कि शुष्क मौसम के दौरान लोग झरनों या नदियों के पास डेरा डालते थे और वहां पानी पीने के लिए आने वाले बड़े जानवरों का शिकार करते थे। बारिश के दौरान लोग जंगल में फैल जाते थे और फलों और खाद्य पौधों पर निर्भर रहते थे और छोटे जानवरों का शिकार करते थे। साइट पर पाए गए औजारों में हाथ की कुल्हाड़ी, क्लीवर, खुरचनी, बोरर और चाकू शामिल हैं। हुंसगी घाटी में हाल ही में की गई खुदाई में ईसमपुर खादान पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस साइट की आयु 5 लाख से 2 लाख वर्ष के बीच बताई जाती है और यहाँ 15,000 पत्थर के औजार मिले हैं। इसने उन सटीक फैक्ट्री स्थलों का भी पता लगाया है जहाँ पूरा पाषाण काल के मारी ने अपने औजारों को आकार दिया। चलिए आज के पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।